नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी तीतर पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, तीतर पक्षी के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये पक्षी बड़ा चंचल होता है, बड़ा चंचल स्वभाव का पंछी होता है। शिकारी लोग इसका शिकार करने के लिए पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पक्षी बहुत जल्द हाथ नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक माँ ने अपने पुत्र से विवाह क्यों किया। एक माँ को ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते उसको अपने ही पुत्र संग विवाह करना पड़ा, अपने ही पुत्र की पत्नी बनना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि माँ पुत्र का रिश्ता बड़ा पावन पवित्र होता है। माँ पुत्र के रिश्ते जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में सबसे पावन पवित्र रिश्ता माँ पुत्र का होता है। इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन फिर भी एक माँ को अपने ही पुत्र संग विवाह करना पड़ा, अपने ही पुत्र की पत्नी बनना पड़ा और अपने ही पुत्र के पुत्र को जन्म देना पड़ा। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये पौराणिक काल समय की बात है। एक समय तीतर पक्षी का जोड़ा एक जंगल में बैठा हुआ था। तीतर पक्षी की पत्नी गर्भवती थी और जब वो गर्भवती होती है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता की ऐसी ख्वाहिश होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु पक्षी। हर माता पिता की ऐसी ख्वाहिश होती है कि जब उसके पुत्र होते हैं, उसकी संतान होती है, तो हर माता पिता अपनी संतान से बहुत सी आशाएं लगाए रखता है। बहुत सी आशाएं होती हैं, बहुत से ऐसे ख्वाब होते हैं जिनको वो साकार करने में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तीतर पक्षी की पत्नी जब गर्भवती होती है तो उसके मन में भी तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के विचार आने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इन्हीं विचारों को लेकर तीतर पक्षी की पत्नी बड़ी परेशान हो जाती है और बड़ी दुखी होने लगती है। वो सोचने लगती है कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो न जाने मेरा पुत्र बड़ा होने के बाद मेरे साथ क्या करे। हो सकता है मेरे साथ गलत कर्म करना शुरू कर दे। इस तरह के तरह तरह के सवाल तीतर पक्षी की पत्नी के मन में आने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तीतर पक्षी की पत्नी एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, संतान तो हमारे होने वाली है। मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, कुछ ही दिनों में अंडों को मैं जन्म दे दूंगी, उसके बाद में बच्चे भी होंगे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार घूमता रहता है, बार बार उसी का ख्याल मेरे मन में चलता रहता है। प्रिय दर्शकों, तब तीतर पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा सवाल घूमता रहता है जिसको लेकर तुम इतनी परेशान रहती हो। ये तो खुशी का माहौल है, हमारे घर में हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे आने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, तब तीतर की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, मेरे को एक चिंता सताती है और उस चिंता से मुझे डर भी लगता रहता है। तब तीतर पक्षी पूछने लग जाता है कि प्रिय, तुम मुझे बताओ तो सही। तब तीतर की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि जब हमारे बच्चा होगा और बच्चा बड़ा होने के बाद यदि मेरे साथ ही दुष्कर्म करने लग गया तो मैं क्या करूंगी। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ऐसे पुत्र को पाने का भी क्या फायदा जो बड़ा होकर अपनी मां के साथ दुष्कर्म करे। बस यही चिंता मुझे सताती रहती है। प्रिय दर्शकों, तब तीतर पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पुत्र ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक मां ने अपने पुत्र से विवाह किया था।
ऐसी उस माँ की क्या मजबूरी थी जिसके चलते एक माँ को अपने पुत्र से विवाह करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, अब जैसे तीतर पक्षी अपनी पत्नी से इस कहानी के बारे में कहता है तो तीतर पक्षी की पत्नी और भी ज्यादा बड़ी चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि यदि मेरे पुत्र ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इस धरा पर जीवित नहीं रहूंगी। प्रिय दर्शकों, लेकिन तीतर पक्षी वो कहानी शुरू करता है और तीतर पक्षी की पत्नी बड़े ध्यान से सुनती है। तब तीतर पक्षी कहता है कि प्रिय भेमाता को तो आप जानती होंगी, और दर्शकों आप सभी भेमाता के बारे में सुना होगा कि भेमाता सभी का भाग्य लिखती है, सभी का भाग्य का फैसला भेमाता करती है। जीवन के जितने भी कर्म होते हैं सभी भेमाता लिखती है, अच्छे बुरे सभी कर्म भेमाता लिखती है, यहाँ तक कि हमारा विवाह किससे होगा ये भी भेमाता तय करती है। प्रिय दर्शकों, तब तीतर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय एक समय भेमाता मिट्टी में पता नहीं क्या लिखती और बार बार मिटा देती, फिर से कुछ लिखा करती और बार बार मिटा देती। उसी के पास में भेमाता की पुत्री खड़ी थी। वो छोटी बच्ची थी, नन्ही बच्ची थी, वो खड़ी खड़ी देख रही थी। तभी वो बच्ची अपनी माँ से पूछने लग जाती है, यानी भेमाता से पूछने लग जाती है कि मैया तुम बार बार क्या लिखती हो और क्या मिटा देती हो। प्रिय दर्शकों, तब भेमाता अपनी पुत्री से कहने लगती है कि पुत्री मैं सभी का भाग्य लिखती हूं, सभी अपने जीवन काल में क्या क्या करेंगे ये भी मैं निर्धारित करती हूं, किसका भाग्य क्या रहेगा, किसका विवाह किससे होगा और अपने जीवन काल में वो क्या क्या कर्म करेगा, अच्छे करेगा या बुरे करेगा, ये सभी मैं लिखती हूं। इसलिए लोग मुझे भेमाता कहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। दर्शकों, तब भेमाता की पुत्री अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ आप मुझे भी बताओ कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे ये भी बताओ कि मेरा विवाह किसके संग होगा। प्रिय दर्शकों, तब भेमाता अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री अब तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी यानी सयानी हो जाओगी, विवाह योग्य हो जाओगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा भाग्य कैसे रहेगा और तुम्हारा विवाह किसके संग होगा। प्रिय दर्शकों, अब काफी वर्ष निकल जाते हैं और काफी वर्ष निकलने के बाद भेमाता की पुत्री सयानी हो जाती है यानी विवाह योग्य हो जाती है। जब वो विवाह योग्य होती है तो वो अपनी माँ से फिर से पूछने लगती है कि मैया अब तो मुझे बता दो, अब मैं सयानी भी हो गई हूँ और विवाह योग्य भी हो गई हूँ, अब तो मुझे बता दो कि मेरा विवाह किसके संग होगा, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। प्रिय दर्शकों, तब भेमाता अपनी पुत्री से कहने लगती है कि पुत्री तुम्हारे भाग्य में मैंने लिखा है कि तुम अपने ही पुत्र संग विवाह करोगी, अपने ही पुत्र की पत्नी बनोगी। प्रिय दर्शकों, अपनी माँ की जुबान से ऐसे शब्दों को सुनकर भेमाता की पुत्री बड़ी चिंतित हो जाती है, बड़ी क्रोधित हो जाती है और बड़ी दुखी हो जाती है। क्रोध होकर अपनी माँ पर गुस्सा उतारती है, अपनी माँ को बड़ा बुरा कहती है कि माँ तुम दुनिया का भाग्य लिखती हो लेकिन अपनी ही पुत्री का भाग्य इतना घिनौना लिखा है, तुम्हें शर्म तक नहीं आई अपनी पुत्री का भाग्य इस तरह घिनौना लिखते हुए। प्रिय दर्शकों, और भी कई ऐसी खरी खरी सुनाती है। तब भेमाता अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री तुम्हारे भाग्य में जो मैंने लिखा है वो होकर रहेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। प्रिय दर्शकों, अब दोनों माँ बेटी में जिद हो जाती है। पुत्री कहती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी तो मेरे पुत्र नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मैं अपने पुत्र से विवाह कैसे करूंगी। मैं आज के बाद किसी भी मर्द की शक्ल तक नहीं देखूंगी, किसी मर्द से बिल्कुल नहीं मिलूंगी, तो मेरे पुत्र होगा ही नहीं। लेकिन भेमाता अपनी पुत्री से कहती है कि तुम्हारे पुत्र भी होगा और तुम अपने पुत्र संग विवाह करोगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है।
तब तीतर पक्षी आगे कहता है कि प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनते रहो। जब तीतर पक्षी और आगे कहता है, अब वो भेमाता की पुत्री जंगल में जाने का निर्णय करती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुमने मेरा भाग्य लिखा है, लेकिन मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ। मैं अब जंगल में जा रही हूँ और जंगल में रहूंगी। नहीं तो मुझे कोई मर्द मिलेगा और नहीं मेरा विवाह होगा, और जब मेरा विवाह ही नहीं होगा तो मेरे पुत्र भी नहीं होगा। इतना कहकर अब भेमाता की पुत्री जंगल को प्रस्थान कर जाती है और जंगल में जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब भेमाता की पुत्री एक कुटिया में रहती, अंदर ही रहती, अंदर ही सोती, अंदर ही बैठती, अंदर ही उड़ती। प्रिय दर्शकों, अपनी कुटिया से बाहर कदम तक नहीं रखती थी, क्योंकि उसको अक्सर ये डर लगा रहता था कि न जाने मुझे कौन से मोड़ पर कौन सा पुरुष मिल जाए, और यदि मेरा विवाह हो गया तो मेरे पुत्र भी होगा, और जब पुत्र होगा तो मुझे पुत्र से विवाह भी करना पड़ेगा। इसी डर के चलते वो अपनी कुटिया में ही अपना समय व्यतीत करने लगी। प्रिय दर्शकों, अब भेमाता की पुत्री को काफी वर्ष निकल जाते हैं। काफी वर्ष निकलने के बाद एक ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहा था। प्रिय दर्शकों, ऋषि बहुत प्यासा था और बहुत भूखा था। जब उसकी नजर उसकी कुटिया पर पड़ी तो वो कुटिया की तरफ चल पड़ा। ऋषि कुटिया के बाहर जाकर अलख जगाता है। प्रिय दर्शकों, तब भेमाता की पुत्री अपनी कुटिया के अंदर से आवाज लगाती है कि कौन हो। प्रिय दर्शकों, तब वो ऋषि कहता है कि मैं एक ऋषि हूं जो बहुत प्यासा हूं और बहुत भूखा हूं। क्या मुझे आपके द्वार पर थोड़ा पानी और थोड़ा भोजन मिल सकता है? प्रिय दर्शकों, तब भेमाता की पुत्री अपनी कुटिया के अंदर से ऋषि को जवाब देती है, कहती है कि महाराज, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, तुम्हें पानी भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा, आप विराजमान हो जाइए। प्रिय दर्शकों, अब वो भेमाता की पुत्री अपनी कुटिया के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालकर और पानी रखसा देती है। ऋषि उठाकर पानी ग्रहण करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद थाली में भोजन डालकर वो भी पर्दे के पीछे से सरका देती है। अब ऋषि उस भोजन को भी ग्रहण करता है। प्रिय दर्शकों, ऋषि भोजन ग्रहण करने के बाद ऋषि को ये मालूम नहीं था कि ये जो महिला कुटिया के अंदर है ये शादीशुदा है या कुंवारी। ऋषि तो उसको शादीशुदा समझ रहा था। इसलिए भोजन ग्रहण करने के बाद अब ऋषि उस लड़की को आशीर्वाद देता है। ऋषि कहता है कि पुत्री, तुम्हारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम्हारे भाव से और तुम्हारे भोजन से हम बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि 9 महीने के अंदर तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तथास्तु कहकर अब ऋषि वहां से चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। तीतर पक्षी और आगे कहता है कि अब जैसे ही भेमाता की पुत्री को 9 महीने निकलते हैं तो 9 महीने बाद वो एक पुत्र को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, ऋषि के आशीर्वाद से भेमाता की पुत्री गर्भवती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिगर बीज के पौधा कैसे उत्पन्न हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए हम आपको बता दें, गर्भ धारण करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका सहवास का होता है और दूसरा तरीका ऋषि मुनियों के आशीर्वाद का होता है। आशीर्वाद से भी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से अब भेमाता की पुत्री ऋषि के आशीर्वाद से गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म देती है। जब उसको पुत्र की प्राप्ति होती है तो अब भेमाता की पुत्री सोचने लगती है कि ये बड़ा होकर मेरे संग विवाह करेगा, इसलिए मैं इस पुत्र को नहीं रखूंगी। यही सोचकर अब भेमाता की पुत्री अपने उस पुत्र को एक लाल कपड़े में लपेट लेती है और अपनी कुटिया से रवाना हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब भेमाता की पुत्री ये सोच रही थी कि इस पुत्र को कहां पर ठिकाने लगाऊं। यही सोचती वो जा रही थी। रास्ते में एक खुमार अपना हाउ पका रहा था, यानी हांडियों को जमा रहा था हाउ पकाने के लिए। जब उसकी नजर
जब भीमाता की पुत्री की नजर उस हाव पे पड़ती है तो धीरे से अपने बच्चे को उस हाव में रख देती है। सोचने लगती है कि जब कुम्हार इस हाव में आग जलाएगा, आग को लगा देगा, तो ये पुत्र जल के खत्म हो जाएगा। यही सोचकर भीमाता की पुत्री अपने पुत्र को कुम्हार के हाव में रख देती है और वहां से चली आती है। प्रिय दर्शकों, जब भीमाता की पुत्री वहां से आ जाती है तो कुछ देर बाद अब वो बच्चा हाव में पड़ा हुआ रोने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब उस बच्चे की रोने की आवाज कुम्हार और कुम्हारी के कानों में पड़ती है तो दौड़े चले आते हैं, हांडियों को हटाकर उस बच्चे को निकाल लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कुम्हार और कुम्हारी दोनों नापुत्री थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वो लोग पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और उसका लालन पालन करने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जैसे जैसे वो पुत्र बड़ा होता है तो धीरे धीरे समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हट्टा कट्टा जवान हो जाता है। जवान होने के बाद अब वो राजा के वहां पे नौकरी करने लग जाता है। एक राजा के वहां पे घोड़े संभालने की नौकरी करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन उस लड़के को राजा कहता है कि ये अड़ियल घोड़े को ले जाओ और इसकी सवारी करके लेके आओ। प्रिय दर्शकों, अब वो भीमाता की लड़की का लड़का यानी कुम्हार का लड़का अड़ियल घोड़े को लेकर उसी इलाके में आता है जहां पर भीमाता की पुत्री कुटिया में रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़का अड़ियल घोड़े पर उस इलाके में घूमता है तो भीमाता की पुत्री की नजर उस लड़के पे पड़ जाती है। वो लड़का बहुत सुंदर था, दिखने में ऐसे लगता था कि मानो स्वर्गलोक से इंद्र आ गया हो। प्रिय दर्शकों, जब भीमाता की पुत्री की नजर अपने ही पुत्र पर पड़ती है तो वो मोहित हो जाती है, सोचने लगती है कि इतना सुंदर, इतना चमकीला बदन, मानव की स्वर्गलोक से इंद्र उतर के आ रहा हो। अब मैं विवाह करूंगी तो इससे करूंगी। यही सोचकर भीमाता की लड़की बहुत खुश हो जाती है और अपनी कुटिया के अंदर चली जाती है और अंदर बैठी बैठी ख्वाब सजाने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन फिर से वही लड़का घोड़े की सवारी करने के लिए उसी इलाके में आता है। फिर वो लड़की उस लड़के को छुप छुप करके देखती है। फिर उस लड़की की मां यानी भीमाता की पुत्री अपने ही पुत्र को छुप छुप कर देखती है और अपने ही पुत्र से विवाह करने का ख्वाब सजाने लगती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन भीमाता की पुत्री उस लड़के के पास जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ रहते हो, किसके पुत्र हो। तब वो लड़का कहता है कि मैं कुम्हार का पुत्र हूँ और फला इलाके में रहता हूँ। प्रिय दर्शकों, तब भीमाता की पुत्री उस लड़के से कहने लगती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। तब वो लड़का कहता है कि मैं पहले अपने माता पिता से बात करूंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। अब वो लड़का शाम को जाकर अपनी माता पिता को कहता है यानी कुम्हार कुम्हारी को कहता है कि जंगल में एक लड़की कुटिया बनाकर रहती है, वो मुझसे विवाह करना चाहती है। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन उस लड़के के माता पिता यानी कि कुम्हार कुम्हारी भीमाता की पुत्री को देखने आते हैं। देखते ही पसंद आ जाती है क्योंकि वो भी बहुत सुंदर थी। पसंद करने के बाद भीमाता की पुत्री का लड़का और भीमाता की पुत्री का विवाह कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से एक मां ने अपने पुत्र संग विवाह किया और विवाह करने के बाद भीमाता की पुत्री अपने ही पुत्र को पति बनाकर रहने लगी और उसके बच्चे को जन्म भी दिया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और वो बड़े ध्यान से सुन रही है। तब तीतर पक्षी की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, ये तो एक अनजाने में हुआ है, उसके भाग्य में ऐसा लिखा है, इसलिए हुआ है। क्या हमारे भाग्य में भी ऐसा लिखा है, मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, लेकिन तीतर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यदि हमारे भाग्य में भी ऐसा लिखा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विधाता ने हमारे नसीब में लिखा है वही हमें मिल सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता। नसीब से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता है।
प्रिय दर्शकों, आज की कहानियां समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।